तो ये अपना GS2 का पेपर है, ठीक है, जो आज हुआ है। तो इससे पहले मैं ऐसे और GS1 का एनालिसिस कर चुका हूँ, तो आप जाके वीडियो देखो उनकी, ठीक है। और उन पिछले पेपर में अपन ने देखा कि अपन क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्या सोचते और क्या सोर्सेज से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और PYQ से क्या थीम्स रिपीट हुई हैं, तो ये सब अपन देखेंगे आज इस पेपर में भी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने जो एनालिसिस किए थे PYQ के, आपने देखे हो शायद, तो उससे कितना ओवरलैप किया है, ठीक है, कितना क्वेश्चंस अपन ने जो गेस किए उधर से आए हैं, तो ये आज अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, कमेंट, ठीक है। तो जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने बताया भी था, जैसे मैंने पॉलिटी का PY का एनालिसिस किया था, तो मैं बताया था जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, इसमें एक टॉपिक था। तो यहाँ पे जुडिशल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, मतलब बात हुई है सेपरेशन ऑफ पावर की, लेजिस्लेचर अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना और जुडिशरी अपना, ठीक है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ गारंटीड है, ठीक है, कि क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा एक क्या बोलते हैं जुडिशरी की जो भी आर्टिकल है वो अपन मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, रिट्स वगैरह, ठीक है, रिट्स वगैरह आर्टिकल 32 और जो अपना फंडामेंटल राइट टू रेमेडीज़ है, ठीक है, आर्टिकल 32 हो गया, और रिट्स मेंशन कर सकते हैं अपन, ठीक है। और आर्टिकल क्या बोलते हैं 220, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, तो आप उधर जाके देखें, ठीक है। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जितने आर्टिकल हैं जहाँ पे अपन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बताते हैं, ठीक है, या सेपरेशन ऑफ पावर बताते हैं, तो वो अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। और इसके अलावा एक चीज़ ये थी कि पहले ऐसा होता था कि जो एग्जीक्यूटिव होते थे तो उनके पास भी जुडिशरी की पावर होती थी। कलेक्टर को आपको पता होगा क्या उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DM कहते हैं, तो पहले उनके पास जुडिशरी की पावर भी होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अपना DPSP में लिखा है कि अपन को सेपरेशन ऑफ पावर करना है, तो उसकी वजह से अपन ने क्या किया था कि जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर रहेगी और जुडिशरी के पास सिर्फ जुडिशरी पावर रहेगी। तो डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह अपॉइंट किए गए थे इस तरह से, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट कर दिया गया था। तो DPSP में जो आर्टिकल है अपना सेपरेशन ऑफ पावर वाला वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये आ जाता है हु आर द एंटाइटल्ड टू रिसीव द, मतलब कुल मिला के अपना PYQ से हो जाता। उसके बाद हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द फ्री लीगल एड, असेस द रोल ऑफ नानसा इन रेंडरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया, ठीक है। पूरा का पूरा एक क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से आया, ठीक है। एज इट इज़ आपको पूरा आप जाओगे तो आपको कोई मिल जाएगा लोकल क्या बोलते हैं लोकल जुडिशरी वाला जो चैप्टर है उसी, तो उसमें नालसा वगैरह ये सब लोकायुक्त लोकपाल ये सब, मतलब सब चीज़ें, सॉरी लोकपाल नहीं क्या बोलते हैं अपना नालसा वगैरह दिया हुआ है, और ये फैमिली कोड वगैरह ये सब, ठीक है। और तो ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, मतलब सीधा सीधा आपका बुक का क्वेश्चन है, ठीक। कौन हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड, तो इसमें SC ST वुमेन वगैरह आते हैं, जो SC ST वुमेन, ठीक है, ओल्ड एज वगैरह ये भी सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अपने सोर्स से क्वेश्चन था, ये PYQ बेस्ड था, ये सोर्स बेस्ड था, ठीक है। सोर्स अपना लक्ष्मीकांत है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्टेट्स इन इंडिया सीम रिलेक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली, कमेंट, ठीक है। लोकल बॉडीज़ अगेन मैंने बोला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने बताया था जब एनालिसिस में अपने, तो देखो, ठीक, लोकल गवर्नेंस, ठीक है, फंक्शनली इस पे क्वेश्चन आ चुका है 3F पे, फंक्शनरीज और फंक्शनैलिटी, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। रिजर्वेशन सीट पे क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, और सोर्स ऑफ फंडिंग वगैरह इन सब पे बन चुका है, तो ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, कैसे अपन उनको फाइनेंशियली एम्पावर कर सकते हैं, वही सोर्सेज ऑफ फंडिंग वाला क्वेश्चन आ गया। फंक्शनैलिटी 3F पे फंक्शनैलिटी वगैरह इन पर क्वेश्चन बन चुका है, अगेन दिस इज वॉज अ रिपीटेड थीम, तो ये भी PYQ से हो जाता अपना। तो काफ़ी अभी तक तो तीनों क्वेश्चन रिपीटेड ही लग रहे हैं, पहला PYQ और तीसरा PYQ, और ये अपने सोर्स से डायरेक्ट सोर्स से है, ठीक है। अब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ब्रिटिश और इंडियन, ठीक है। अगेन मैंने बताया कंपेरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इंडिया वर्सेज US, इंडिया वर्सेज UK और इंडिया वर्सेज फ्रांस पूछ चुके थे, ठीक है। तो इंडिया वर्सेज UK में जुडिशरी का कंपेरिजन पूछा था, तो मैंने बोला था उस टाइम भी कि आप है ना इंडिया वर्सेज UK के सारे डायमेंशन कवर कर लेना। तो अगेन इस बार क्या पूछ लिया, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पे पूछ लिया, ठीक है। तो ये लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, ठीक है, कि इंडिया क्या बोलते हैं UK का पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट है सोवरेन, ठीक है, तो दे आर नॉट बाउंडेड बाय जुडिशरी, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन, ठीक है, इंडिया में अपने इंडिपेंडेंस ऑफ पावर पे बिलीव करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना सकता है, कोई भी कानून बनेगा, तो अगर क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करेगा तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, तो जुडिशरी इसको अल्ट्रा वायरस कर देगी, ठीक, नल कर देगी। तो जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट देखा जाए तो सोवरेन है, ठीक। अब डिस्कस द रोल ऑफ, ठीक है, तो ये भी अगेन मैंने बोला था PYQ से रिपीटेड थीम है, तो ये कर सकते हैं अपन, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इम्पार्शियलिटी इन कंडक्टिंग लेजिस्लेटिव वर्क एंड इन फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो फिर से
रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। इससे पहले रोल ऑफ स्पीकर पूछ चुका है, ठीक। रोल ऑफ स्पीकर लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो भी स्पीकर ही होता है। तो इस बार स्टेट लेजिस्लेचर का पूछ लिया। देखो जैसे कि मैंने बताया भी था रोल ऑफ स्पीकर, हाँ, तो एग्जीक्यूटिव में मैंने अलग से मेंशन किया था रोल ऑफ स्पीकर, ठीक है, कैसे ऑब्जेक्टिव रहे, कैसे नॉन पार्टीसन रहे, ठीक है। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इस पर लगभग, तो फिर पता है अगेन ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड थीम है, ठीक है। तो ये फिर से PYQ बेस्ड है, तो आपको खुद ही सोचना चाहिए था। स्पीकर अब लोकसभा राज्यसभा को पूछ लिया तो स्टेट लेजिस्लेचर का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये था, पूछ भी लिया इस बार, ठीक है। द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ बीन the inadequate attention paid to the human resource development in India suggests measures that can address this inadequacy। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ठीक है, HRD। इस सेम क्वेश्चन लगभग ऐसे ही GS1 में भी देखने को मिला है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। तो इसमें अपन HGI इंडेक्स जो होता है UNDP का, तो उसमें अपन इंडिया की रैंकिंग मेंशन कर सकते हैं इसमें इंट्रो वगैरह में। क्रूशियल एस्पेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस भी, ठीक। लेकिन क्या हुआ है कि डेवलपमेंट अब हो रहा है, कहने का मतलब है डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्स में क्या था, अपना एजुकेशन, ठीक है, और हेल्थ अपना, ठीक है, और क्या बोलते हैं लिटरेसी रेट जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह, ठीक है। तो अपना डेवलपमेंट हो रहा है, अपन पर कैपिटा इनकम में इंडिया 5th लार्जेस्ट GDP हो चुका है, ठीक है, 3rd लार्जेस्ट परचेसिंग पावर पैरिटी में हो चुका है, लेकिन वही अपन अभी भी कहीं ना कहीं अपन इन सब चीज़ों में पीछे हैं, एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। तो कैसे डेवलपमेंट होने, तो अपन कैसे इनको सजेस्ट मेजर्स कैसे मेजर करके कैसे अपन इसको एड्रेस कर सकते हैं, ये पूछा गया, ठीक। तो अगेन ये काफ़ी रिपीटेड तो नहीं है, नहीं, ठीक है, हाँ, ये डुएबल क्वेश्चन था, आप कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये एजुकेशन और हेल्थ और लाइफ मतलब एजुकेशन लाइफ हेल्थ में कितने सारे तो वो हैं गवर्नमेंट मेजर्स हैं, ठीक है। तो अपन बहुत कुछ लिख सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टेप इन राइट डायरेक्शन, और हेल्थ में अपन लिख सकते हैं आयुष्मान भारत योजना वगैरह इस तरह से, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंटेनिंग द एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन इंडिया रेफर टू द रिसेंट डिसीजंस, ठीक है। अभी क्या है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है, करंट अफेयर्स बेस्ड है, ठीक है, करंट अफेयर्स बेस्ड है, ठीक है। तो ये थोड़ा अपना सोर्सेज से और ये PYQ से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि कोई भी MNC मोनोपोली वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करती है तो उसे फाइन वगैरह लगा देता है, ठीक है। मोनोपोली या फिर मार्केट में फ्री ट्रेड को अफेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसे फाइन वगैरह लगाता है। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कि कभी अडानी पे लगा दिया, कभी अंबानी पे लगा दिया, तो इस तरह से। तो ये काफ़ी, तो इसका रोल पूछा था, ठीक है। और कैसे अभी रिसेंट डिसीजन मतलब वही अभी रिसेंटली क्या हुआ है तो ये बताना था। तो जो न्यूज़पेपर करंट फॉलो किया होगा, ठीक है, तो वो कर सकता था ये क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद गवर्नेंस एज ए क्रूशियल टूल ऑफ गवर्नेंस हैज़ यूज्ड इन इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट्स what inadequacy hamper the enhancement of these features। तो ई गवर्नेंस अगेन गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट ई गवर्नेंस है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ई गवर्नेंस आपका बिल्कुल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। क्या इसमें चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्या स्टेप फॉरवर्ड, ये सब आपको लिखना था। तो अगेन ये वो एक आराम से PYQ से हो सकता था, रिपीटेड थीम है, ई गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट, ठीक है, वायरस लिखा है आप, वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ SCO, ठीक है। SCO अगेन, ठीक है, SCO में आपको GS1 का पेपर भी देखो आप, सेम SCO पूछा गया है, देखो GS1 का पेपर है, तो इसमें अपना सॉरी SCO GS1 में क्यों आएगा, तो SCO अपना पूछा है फंक्शनिंग में, तो इसमें सिक्योर का फ्रेमवर्क लगाना था, ठीक है। और इन दिस लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया, ठीक है। मैंने जब IR के PYQ एनालिसिस किए थे तो मैंने बताया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें मैंने SCO मेंशन किया था, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल, उसमें इंडिया का क्या रोल है ये भी पूछा, ये भी मेंशन किया था मैंने, ठीक है। तो अगेन SCO ये अपना PYQ से हो सकता है, PYQ तो नहीं करंट से था, लेकिन अभी PYQ देख के समझ सकते थे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये SCO मैंने बताया भी था, पेड भी किया था, तो ये आया है अपना, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा हैज़ स्केल न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा में मैंने चिल्ला के बोला था कि इंडियन डायस्पोरा ऑलरेडी 2-3 बार पूछ चुका है, तो मिडिल ईस्ट वाला पूछ चुका है, ठीक है। और उसके अलावा अपना साउथ ईस्ट एशिया पूछ चुका है, ठीक है। और एक वेस्ट अपना वेस्ट पूछ चुका है, तो मतलब USA और UK वगैरह, तो अगेन वेस्ट पूछ चुका है। तो आपको पता है USA में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डायस्पोरा है, ठीक है। UK के बारे में लिख सकते थे, ऋषि सुनक का एग्जाम्पल दे सकते थे अपन, ठीक है। तो ये तो काफ़ी मतलब रिपीटेड, अगेन कोई बड़ी बात नहीं थी, कर सकते थे,
ठीक है। इंडियन डायस्पोरा क्या बोलते हैं वहाँ पे यूएसए में जाके क्या बहुत कुछ चेंजेस ला रहा है, जैसे कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ठीक है। और ये सब मतलब आराम से बहुत कुछ मेंशन किया जा सकता था। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। इकोनॉमिक क्या बेनिफिट होगा, पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, तो पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, डिप्लोमेसी थोड़ी और आसान हो जाएगी। अपन जैसे मान लो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं जो ऋषि सुनक, उनसे बात करना है तो ऑब्वियसली इंडियन है तो वो इंडियन के कॉज को समझेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक भी थोड़ा फ़ायदा होता है कि जैसे रिमिटेंस जो आता है, रिमिटेंस में अपन इकोनॉमिक कॉज मेंशन कर सकते थे, और ये पॉलिटिकल में अपना डिप्लोमेसी मेंशन कर सकते थे, ठीक है। ये हो गया। The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. The Constitution made for progressive society. ठीक है। Illustrated with special reference to the expanding horizon of the right to life and personal liberty. Again बोला था कि कोई ना कोई फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन बनना ही है, तो ठीक है आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन आया अपना। अब देखो मैंने बताया था, जब मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंपेयरिंग इसमें क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्राइवेसी वगैरह पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो मैंने वो तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 मेंशन करा था, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आर्टिकल 21 के से रिलेटेड तो अगेन फिर से पूछ लिया, ठीक है। तो ये भी अपना PYQ के बेसिस पे कर सकते थे अपन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बता रहा है कि काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं अपने क्वेश्चन में, काफ़ी ज़्यादा डायनामिज्म है, ठीक है। डायनामिज्म ऐसा है कि अपन अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो एक क्या है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक नहीं है, ठीक है, इस तरह से। और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए बना है कि कैसे चेंजिंग टाइम में अपन कॉन्स्टिट्यूशन टाइम में चेंज हो रहा है। इलस्ट्रेट विद स्पेशल रेफरेंस टू एक्सपेंडिंग होराइजन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड, ठीक है, कैसे अपन एक्सपेंड करना है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्सपेंडिंग होराइजन का मतलब जुडिशियल जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ठीक है। जुडिशरी टाइम टू टाइम आपको पता है लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है कि टाइम टू टाइम उसने राइट टू लाइफ को एक्सपेंड किया है। पहले राइट टू लाइफ का मतलब से होता है कि जीने का अधिकार, लेकिन अब जुडिशरी ने उसको कर दिया राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, लिविंग विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ठीक है। ये तो ये चेंज आई है जुडिशरी के आने से, ठीक है। तो अगेन ये कर सकते थे PYQ से, फंडामेंटल राइट्स तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। उसके बाद पहले सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन है इसको अपन को करना था, और फिर उसके बाद राइट टू लाइफ का डेफिनेशन के बारे में बताना था कैसे एक्सपेंड हो रहा है। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रिलीवेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड केस लॉज। तो अगेन ठीक है, तो इसमें जैसे कि क्या बोलते हैं जेंडर जस्टिस, तो वुमेन का क्वेश्चन बनना ही था ऑब्वियसली हर बार की तरह, तो उससे बना भी है, ठीक है। तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है ये पूछें तो DPS भी मेंशन कर सकते थे, डिग्निटी ऑफ वुमेन, DPS फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह ये सब, ठीक है। और राइट टू इक्वलिटी मेंशन कर सकते थे आर्टिकल 14 ऑफ बोथ सेक्सेस, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं 2 फिंगर टेस्ट वगैरह में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, LGBTQ, ठीक है अपना। तो एक कैसे मतलब आप समझ रहे हो 2 फिंगर टेस्ट में भी रिसेंट जजमेंट आया था कि ए वॉलेटिव ऑफ फीमेल क्या बोलते हैं प्राइवेसी ऐसा कुछ, LGBTQ डिक्रिमिनलाइज सेक्शन 377 हटाना, ठीक है। तो ये क्या है 370 इस तरह से। तो जेंडर जस्टिस हो रहा है, ठीक है, और सारे जेंडर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर सब इक्वली ट्रीट किए जा रहे हैं इस तरह से। तो ये आप लिख सकते थे अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस फ्रिक्वेंसी ऑफ यूजिंग आर्टिकल 356 बाय द यूनियन गवर्नमेंट सिंस मिड 1990s। अगेन लीगल और पॉलिटिकल, ठीक है। मैंने बोला था आर्टिकल 356 मैंने एमरजेंसी का जब बताया था, तो एमरजेंसी मैंने बोला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352 356 और 360 मैंने बार बार मेंशन किया था ये, ठीक है। 356 पे पूछ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं मतलब 352 और 360 पे पूछ चुका है, मैंने कहा प्रेसिडेंट रूल पे भी क्वेश्चन आ सकता है और आ गया, ठीक है। तो अगेन आ गया है क्वेश्चन, तो कैसे क्या लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर हुए जिससे अब प्रेसिडेंट रूल कम यूज़ हो रहा है। तो क्या बोलते हैं आप थोड़ी स्टेबल गवर्नमेंट आ गई सेंटर में, स्टेबल गवर्नमेंट एज सेंटर, ठीक है। ये तो पहले क्या है कि कोलिजन गवर्नमेंट होती थी, तो वो ही गवर्नमेंट चेंज होती थी तो वो स्टेट गवर्नमेंट को भी एबोलिश कर देते इस तरह से। लीगल मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उन्हें दे रखी हैं कि क्या बोलते हैं हाँ इस प्रेसिडेंट रूल का वाइज यूज़ करने के लिए लक्ष्मीकांत में दे रखी हैं कि प्रेसिडेंट रूल ऐसे नहीं जब मन करे तब लगा दो, तो काफ़ी वाइजली यूज़ करना होता है क्योंकि ठीक है क्योंकि वो इलेक्शन का फिर से कराने में बहुत पैसा लगता है, ठीक है। इस तरह से डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फॉर वुमेन्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया। सिविल सोसाइटी, ठीक है, NGO सेल्फ हेल्प ग्रुप और सिविल सोसाइटी तक क्या बोलते हैं ये सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है कि वुमेन्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड, ठीक है, कैसे सिविल सोसाइटी की हेल्प से वुमेन स्टेट लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था यहाँ पे कि क्योंकि ये अपन को रोल तो पता है, वुमेन एम्पावरमेंट रोल पता है, लेकिन लेजिस्लेचर में काफ़ी दिक्कत होती है कि कैसे ये हेल्प करें। तो ये काफ़ी ट्रिकी था, ये मानता हूँ। इसमें मैं भी अगर देता तो कन्फ्यूज़ होता, ठीक है। एक्सप्लेन द
significance of 101st constitutional amendment act, to what extent does it reflect the accommodative spirit of federalism. अगेन GS3 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। GS3 में आपको GST पे इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। वो 101 वाला ये अमेंडमेंट है, GST से रिलेटेड है, आर्टिकल 279 ये बना था इससे, लेकिन आपको पॉलिटिकल एंगल देना था इसमें, तो क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये फेडरलिज्म पे क्वेश्चन था बेसिकली। तो ये मतलब मुझे इसमें लग नहीं रहा है, लेकिन GS2 का आंसर लिखना था, लेकिन आपको GS3 के में ये बहुत बार पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो अगेन फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आते ही मैंने बताया भी था कि फेडरलिज्म इज एन इंपॉर्टेंट थी, तो फाइनेंस कमीशन वगैरह पूछ चुका था, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने बोला मतलब ये, लेकिन मेरे हिसाब से GS3 में क्वेश्चन आता, लेकिन ठीक है GS2 में पूछा था, मुझे हिसाब से लिख देते। बेसिकली आपको लीगल एंगल कवर करना था, कैसे वो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है। तो इसमें आप वर्ड मेंशन कर सकते हैं फिजिकल फेडरलिज्म वगैरह, ठीक है। फिजिकल फेडरलिज्म मतलब होता है कि जो सेंटर मतलब मनी दे रहा है ना स्टेट को, उसको अपन फिजिकल फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। हाँ चलो, इसके बाद explain the structure of parliamentary committee system, how far has the financial committee helped in institutionalization of Indian parliament, ठीक है। अगेन मैंने बोला था कि देखो, मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने उस टाइम अच्छे से बोला था कि पार्लियामेंट्री कमेटी पे क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो पार्लियामेंट्री कमेटी, एस्टिमेट कमेटी पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि बाकी सारी कमेटी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ठीक है, डिपार्टमेंटरी रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी पे क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो सिमिलरली फिर से क्वेश्चन आ गया कि स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी का, ठीक है। और मैंने बोला भी था, देखो वर्किंग मेंशन किया है, वर्किंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ठीक है, वर्किंग स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ गया है। हाउ फार हैव द फाइनेंशियल कमेटी हेल्प इन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, कैसे इन कमेटी ने, ठीक है, पार्लियामेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगेन एक कमेटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, और ये पूरा लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट्री कमेटी करके चैप्टर है, ठीक है, तो वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला था पढ़ लेना है, ठीक है, अब तो क्या ही, और क्वेश्चन आ भी गया देखो, ठीक। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस क्रिएट हुआ है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि सर एग्जीक्यूटिव कुछ भी खर्चा कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कमेटी उनको स्क्रूटिनाइज करती हैं जो भी खर्चा हुआ है, तो ठीक। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक, इस तरह से। डेवलपमेंट ऑफ एंड वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल वाई इज नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच, डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन पता है, SC ST OBC वुमेन और माइनॉरिटीज़, एल्डरली, ठीक है, ये सब होते हैं। तो क्या है, ये बोल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच होती है, ठीक है, जो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम है डिस्क्रिमिनेटरी है इन सब के लिए, ठीक है। तो ये अगेन ट्रिकी था, क्योंकि क्या बोलते हैं अपने जिसके क्या बोलते हैं अपना जो वेलफेयर स्कीम्स है, वो उनका बेसिक नेचर जो था कि मतलब बेसिकली वो डेवलपमेंट करने के लिए प्रमोट हुई, मतलब एम्पावर करने के लिए थी, लेकिन ये बोला है क्वेश्चन कि डिस्क्रिमिनेटरी होती हैं, ठीक है। तो ये आप मतलब देखा जाए तो जैसे कि इसमें अपन क्या सोच सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो डू यू एग्री, खैर मैं तो इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता, लेकिन फिर अपन को दोनों पॉइंट देने ही पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं एग्री नहीं करता तो ऑब्वियसली काफ़ी एम्पावर कर रहे हैं लोअर स्टेटा के जो पीपल हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी शायद ये हो सकता है कि जैसे यार मान लो कोई वुमेन है, ठीक है, तो वुमेन वो ये मेरा सोचना है, ठीक है, वुमेन वो ST या SC है, ठीक है, तो उसे वुमेन होने के बेनिफिट भी मिल रहे हैं और SC ST के होने के भी बेनिफिट मिल रहे हैं, मतलब दोनों। लेकिन जनरल की जो वुमेन होगी उसको ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि सिर्फ वुमेन होने के थोड़े फ़ायदे मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ठीक है, तो अब ये है कि हाँ, तो थोड़ा अब ये वुमेन है, इसको भी इसी प्रॉब्लम लगभग सेम ही है, लेकिन वो ये डिस्क्रिमिनेटरी थोड़ी हो गई इस तरह से। अब और जितनी भी स्कीम्स हैं वल्नरेबल सेक्शन जो वो अपन इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं करते, ज़्यादातर कास्ट बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो ये अलग दिक्कत है, ठीक है। मान लो कोई जनरल का इंसान है, वो गरीब हो सकता है, ठीक है, और लोअर कास्ट वाला पैसे वाला हो सकता है, इस तरह से भी अरे सोचा जा सकता है। इसमें लिखा है ना डिस्क्रिमिनेटरी, इसलिए, वरना नहीं तो मैं तो डिसाइड ही करता हूँ इस स्टेटमेंट से, जितना भी हुआ है एम्पावरमेंट ही हुआ है, ठीक है, वेलफेयर स्कीम से, ठीक है, जनधन योजना वगैरह ये सब। Skill development programs have succeeded in increasing human resources supply to various sectors in the context of statement analyze the linkage between education, skill and employment। बहुत सही, ठीक है। इसमें एसर की रिपोर्ट लिखनी थी डायरेक्ट, ठीक है, कि एसर रिपोर्ट बोलता है 50% जो अपने इंजीनियर्स हैं, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयबल है, मतलब बेरोजगार है, ठीक है। क्यों, ठीक है, ऐसे MBA वाले भी है 50%, वो भी बेरोजगार हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है, उनका एजुकेशन है लेकिन स्किल नहीं है, ठीक है, तो जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से रिलेशन बैठाना था आप उनको। तो स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग्स बतानी थी, स्किल इंडिया मिशन वगैरह, ठीक है, स्किल इंडिया मिशन ये सब मेंशन करना था आपको, ठीक है। निपुण मिशन आपको सुना होगा, फाउंडेशन लिटरेसी बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब एजुकेशन अपनी रोड लर्निंग बेस्ड हो रही है ना, रट्टाफिकेशन, ठीक है।
तो अपन को उससे ज़्यादा अपन को क्या करना है, स्किल वाली मतलब वोकेशनल एजुकेशन थोड़ा प्रमोट करना है, जिसके लिए अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जिसको अपन इम्प्लीमेंट करेंगे स्पिरिट में तरह से, ठीक है। उसके बाद द एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो, नाटो वॉज एक्सपेक्टेड, ठीक है, एंड द स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क वेल फॉर इंडिया। तो नाटो तो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट था और न्यूज़ में भी था, क्योंकि जो रसिया यूक्रेन वॉर हुआ है, ठीक है, अपना वॉर चल रहा है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं नाटो का भी हाथ रहा है, ठीक है, नाटो का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है, लिटरली नाटो की वजह से ही हुआ है, लोग तो ये कहते हैं, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेना रसिया यूक्रेन वॉर के कोर्स क्या है, तो नाटो इसलिए न्यूज़ में था, ठीक है। और नाटो कहीं ना कहीं एक्सपेंड करते रहता है, अभी शायद फिनलैंड उसका नया मेंबर बना है इस तरह से। तो फिनलैंड या कोई सी कंट्री मतलब स्वीडन या फिनलैंड कोई सी कंट्री अभी नई नई रिसेंटली ज्वाइन किया है, ठीक है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस स्टेटमेंट, गिव रीजन एंड एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। हाँ, तो एक्सपेंशन स्टैंडिंग पूछिए ना। हाँ, तो अभी अभी शायद फिनलैंड या स्वीडन में न्यू कंट्री, तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस बेसिस पे एक क्वेश्चन बना था। तो जो करंट में पता होगा, नाटो तो पढ़ना ही था, खैर था भी, और मैंने भी अपने दोस्तों के संग पढ़ा था, क्योंकि नाटो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। सी इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्मोस, ठीक है, देखो कोट आया एक, ठीक है। डिस्कस इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट द रोल ऑफ IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट एंड एनहांसिंग मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। देखो ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था, ठीक है, कि IMO पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जब अपन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, अपने PY के एनालिसिस में, तो IMO मुझे लग नहीं रहा था पूछेगा, तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं करा था। लेकिन ठीक है, अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, ठीक। तो ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ही है, ठीक है, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया समुद्र अपना जो सी लेवल है ना, सी बेड है, उसको एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। किस लिए, अपने मिनरल्स के लिए, ठीक है। मिनरल्स कौन से, रियर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं ना, क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं इनको अपन, ठीक है। तो उसके लिए IMO से परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये और अपनी कोस्टल मेरीटाइम सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो GS3 के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। तो अपन ने जो अपनी क्लास में पढ़ा था, ठीक है, लगभग क्वेश्चन वहीं से आए हैं, ठीक है, और मोर और लेस, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।